हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो पार्ट 2 है जो क्वेश्चंस आरआरबी जेई के शिफ्ट 1 में आए हैं। 50 क्वेश्चंस तक मैंने पार्ट 1 में कवर किया है। इस वीडियो में हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर अडॉप्टिंग डीप फाउंडेशन ओवर शैलो फाउंडेशन। हम डीप फाउंडेशन को प्रेफर क्यों करते हैं एज़ कम्पेयर टू शैलो फाउंडेशन? First, poor soil bearing capacity at shallow depth. Second, faster construction speed. Third, high water table. Fourth, low construction cost. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी शैलो डेप्थ में मीन्स जो डेप्थ कम होती है वहाँ पे जब सॉइल अच्छी नहीं होती, मीन्स सरफेस से जब हम नीचे जाएंगे तो जो शैलो डेप्थ है मीन्स अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ की अगर सॉइल अच्छी नहीं होगी तब हम डीप फाउंडेशन को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एयर सीजनिंग फॉर टिम्बर ऑल्सो कॉल्ड? फर्स्ट, नेचुरल सीजनिंग। सेकेंड, कंट्रोल्ड सीजनिंग। थर्ड, किल्न सीजनिंग। फोर्थ, आर्टिफिशियल सीजनिंग। टिम्बर से जब हम मॉइस्चर को निकालते हैं, रिमूव करते हैं ताकि टिम्बर में ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ मेंटेन हो पाए, उसको हम सीजनिंग बोलते हैं। एयर सीजनिंग को हम और क्या बोलते हैं? नेचुरल सीजनिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब हम टिम्बर को डायरेक्टली एयर से एक्सपोज कर देंगे फॉर रिमूविंग मॉइस्चर, वो कहलाता है नेचुरल सीजनिंग। और किन सीजनिंग में हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में टिम्बर के मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। आर्टिफिशियल सीजनिंग में भी हम आर्टिफिशियली मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। जब एयर के द्वारा सीजनिंग होती है वो कहलाती है नेचुरल सीजनिंग। Next question, which of the following plastic is used in fiber reinforced composite for bridge and structural application? First, acrylic. Second, acrylonitrile butadiene styrene. Third, epoxy resin. Fourth, nylon. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, epoxy resin। कौन से प्लास्टिक को हम यूज़ करते हैं फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट FRC के लिए? वो होता है एपॉक्सी रेजिन। एपॉक्सी रेजिन्स ही जनरली यूज़ किया जाता है एज अ प्लास्टिक इन फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स में। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? स्टेटमेंट फर्स्ट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज मोर एट मैग्नेटिक पोल्स एंड लेस एट इक्वेटर। Statement 2, magnetic declination is more in summer than in winter. Statement 3, magnetic declination is more at night and less in the day. हमको पूछा है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है वो एंगुलर डिफरेंस होता है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का। ट्रू नॉर्थ यानी कि जो जोग्राफिकली नॉर्थ पोल होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि जो डायरेक्शन एक कंपास शो करता है। उन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वो एक एंगल होता है जिसमें एक कंपास का नीडल डेविएट होता है अपने ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ से, और जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है किसी भी लोकेशन और किसी भी समय पे। जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो सबसे ज़्यादा पोल्स में होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, और सबसे कम इक्वेटर में होता है। ये स्टेटमेंट सही है। और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है वो समर में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इन विंटर। और जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी कि स्टेटमेंट 3 में अगर ये बोलता है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन नाइट पे कम और डे पे ज़्यादा है तो ये स्टेटमेंट सही होगा, मगर यहाँ बोला है नाइट में ज़्यादा है, विच इज़ रॉन्ग। फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द नाइट। Next question, a plan that has detailed drawings of building foundation is known as dash. First, foundation plan. Second, basement plan. Third, ground level plan. Fourth, survey plan. किस प्लान में डिटेल ड्राइंग होती है बिल्डिंग के फाउंडेशन की, उसको हम कौन सा प्लान बोलते हैं? जब डिटेल ड्राइंग होती है किसी भी बिल्डिंग के फाउंडेशन की उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन प्लान। फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। जब भी डिटेल ड्राइंग हमको फाउंडेशन की मिलती है वो होता है फाउंडेशन प्लान। ये शो करता है बेस ऑफ द बिल्डिंग, लेआउट को, डायमेंशन और जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं फाउंडेशन से रिलेटेड। और इसमें यह भी बताया जाता है कि लोकेशन, साइज़ और कौन सी टाइप की फुटिंग्स को यूज़ किया गया है। बेसमेंट प्लान क्या होता है? इसमें फाउंडेशन प्लान और फ्लोर प्लान दोनों होता है, जिसमें हमको इंटीरियर वॉल्स, स्टेयर्स और विंडोज़ भी दिखाए जाते हैं।
और ग्राउंड लेवल प्लान वो प्लान होता है जिसमें हम फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड लेवल ऑफ द बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल को। और सर्वे प्लान वो प्लान होता है जिसमें हम बहुत बड़े ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी लैंड एरिया का, जिसके फीचर्स हो सकते हैं बिल्डिंग्स, रोड्स, बाउंड्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले possesses the highest strength in which of the following conditions? First, when heated to a very high temperature up to redness. Second, when at liquid limit. Third, when with kaolinite at room temperature. Fourth, when at shrinkage limit. So clay की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कब होती है, किस कंडीशन में होती है? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, when heated to very high temperature up to redness। जब हम क्ले को बहुत हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं तब उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। मतलब कि क्ले की हाईएस्ट स्ट्रेंथ तब अचीव होती है जब हम उसको फुल्ली विट्रीफाइड करते हैं फ्राइंग के टाइम। प्रोसेस में हम क्ले को हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं ताकि जो क्ले के पार्टिकल्स हैं वो मेल्ट और फ्यूज़ हो जाएं एक साथ, ताकि एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल ऑब्टेन हो पाए। और जो भी फाइनल स्ट्रेंथ होती है फायर्ड क्ले की वो डिपेंड करेगी कि आपने किस टेम्परेचर में उसको हीट किया है और कौन सा अदर मिनरल उसमें ऐड किया गया है। क्ले को जब भी हम हीट करते हैं तो एक प्रोसेस होता है, उसको हम विट्रिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें क्ले के जो पार्टिकल्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और एक साथ मिक्स हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, तो एक डेंस नॉन पोरस मटेरियल ऑब्टेन होता है। उसको हम सिंटरिंग बोलते हैं, जिससे क्ले की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ एस्टिमेट फॉर बिल्डिंग विल द रनिंग मीटर कॉस्ट ऑफ वॉल्स बी रिक्वायर्ड? फर्स्ट, प्लिंथ एरिया मेथड। सेकेंड, क्यूबिकल मेथड। थर्ड, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। फोर्थ, लीनियर मेथड। सो रनिंग मीटर में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? रनिंग मीटर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। जब भी हम कॉस्ट एस्टिमेट निकालते हैं कोई भी अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी लेके, यानी कि रनिंग मीटर, कॉस्ट ऑफ वॉल्स या स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया से जब हम कॉस्टिंग करते हैं वो कहलाता है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। सो जो रनिंग मीटर कॉस्ट है किसी भी वॉल का वो एक अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट है जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, टोटल जो लेंथ होती है वॉल की इन मीटर्स में उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पर रनिंग मीटर के रेट से, ताकि हमारा जो पूरा वॉल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो ऑब्टेन हो पाए। प्लिंथ एरिया मेथड में हम जनरली प्लिंथ एरिया से एस्टिमेट फाइंड करते हैं। क्यूबिकल मेथड में हम क्यूबिक वॉल्यूम से एस्टिमेट फाइंड करते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट है, इसका भी सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू एनहांस अलाइनमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ एडजॉइनिंग स्टोन्स इन स्टोन मेसनरी? फर्स्ट, फ्लश जॉइंट। सेकेंड, की जॉइंट। थर्ड, रिसेस जॉइंट। फोर्थ, डॉवल जॉइंट। सो इसका करेक्ट आंसर है डॉवल जॉइंट। डॉवल जॉइंट हम तब बनाते हैं तब हमको अलाइनमेंट और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना रहता है एडजॉइनिंग स्टोन्स के। रिसेस्ड जॉइंट में हम मोर्टार को अप्लाई करते हैं 2 to 5 mm डेप्थ तक उसके विजिबल सरफेस के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सपोर्ट अलाउज ओनली रोटेशनल मूवमेंट बट रेजिस्ट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस? फर्स्ट, रोलर सपोर्ट। सेकेंड, फिक्स सपोर्ट। थर्ड, फ्री सपोर्ट। फोर्थ, पिन सपोर्ट। इसमें पूछा है कि कौन सा सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट को अलाउ करता है और रेजिस्ट करता है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस को और मूवमेंट को अलाउ करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पिन सपोर्ट। ये पिन सपोर्ट होता है, हिंज सपोर्ट, ये सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट अलाउ करता है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को रेजिस्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे 2 फोर्सेस आते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जितने भी फोर्सेस को एक सपोर्ट रेजिस्ट करता है वहीं पे हम रिएक्शंस को अप्लाई करते हैं। सो रोलर सपोर्ट क्या करता है, मूवमेंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है हॉरिजॉन्टली, लेकिन जो पिन सपोर्ट होता है यानी कि हिंज सपोर्ट ये रेस्ट्रिक्ट करता है दोनों फोर्सेस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और जो फिक्स सपोर्ट होता है वो रेजिस्ट करता है मूवमेंट हर डायरेक्शन में और मूवमेंट को भी रेजिस्ट करता है। सो इसीलिए यहाँ पे 3 रिएक्शंस आते हैं, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, सेकेंड वर्टिकल और थर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन व्हेन द नॉर्मल फोर्सेस आर रिड्यूस्ड टू 0, some part of shear strength is still left on the soil. This strength is due to first, true cohesion, second, interlocking friction, third, sliding friction, fourth, apparent cohesion.
क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब हम नॉर्मल फोर्सेस को भी ज़ीरो कर देंगे तो कुछ स्ट्रेंथ सॉइल में तभी भी बच जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रू कोहेशन। जब भी नॉर्मल फोर्सेस हम ज़ीरो करेंगे तो जो पार्ट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ बचेगा सॉइल में वो कोहेशन की वजह से होगा। जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, शेयर स्ट्रेंथ टाउ इक्वल्स टू C प्लस सिग्मा tan phi। यहाँ पे सिग्मा, जब नॉर्मल फोर्सेस को हम ज़ीरो कर देंगे यानी कि सिग्मा ज़ीरो हो गया, तो शेयर स्ट्रेंथ जो भी बचता है वो किसके वजह से होता है? कोहेशन की वजह से। सो जब भी थोड़ा पार्ट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ बचेगा वो होगा कोहेशन की वजह से, क्योंकि जो स्मॉल पार्टिकल साइज होता है क्ले का और जो प्रेजेंस होता है वाटर का, वो एक स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बनाता है। सो उसके वजह से स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्लोरेसेंस ऑन प्लास्टर सरफेस कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स टू अपीयर? फर्स्ट, रस्ट स्टेन और पैचेस। सेकेंड, ग्रोथ पैचेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। थर्ड, ओजिंग आउट ऑफ अ विस्कस फ्लूइड। फोर्थ, वाइटिश क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। सो इफ्लोरेसेंस क्या होता है? एक वाइट या ग्रेइश कलर का जब सब्सटेंस सरफेस के ऊपर फॉर्म होने लगता है वो कहलाता है इफ्लोरेसेंस। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट व्हेन टेस्टेड बाय द विकेट अपैरेटस मेथड एज डिस्क्राइब्ड इन IS 4031 पार्ट 5 1988। सो हमको पूछा है इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की, यानी कि PPC का, जब हम उसको विकेट अपैरेटस में टेस्ट करते हैं। सो फर्स्ट है 60 मिनट, सेकेंड 30 मिनट, सो थर्ड इज़ 40 मिनट्स, फोर्थ ऑप्शन इज़ 10 मिनट्स। सो इसका करेक्ट आंसर है 30 मिनट्स। जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए वो मिनिमम 30 मिनट्स होना चाहिए। ये वो समय होता है जब सीमेंट पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ करना स्टार्ट कर लेता है और हार्डन होने लगता है जब पानी को हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन टू वॉल्स इंटरसेक्ट एट एन एक्यूट एंगल? कौन सा जंक्शन फॉर्म होगा जब दो वॉल्स एक एक्यूट एंगल में इंटरसेक्ट करेंगी? फर्स्ट, स्क्यू जंक्शन। सेकेंड, मीटर जंक्शन। थर्ड, बट जंक्शन। फोर्थ, लैप जंक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर जंक्शन। जब दो वॉल्स इंटरसेक्ट करती हैं एक्यूट एंगल में तो फॉर्म होता है मीटर जंक्शन। बट जंक्शन में क्या होता है? जब दो पीसेस एंड टू एंड प्लेस्ड होते हैं। और लैप जंक्शन में क्या होता है? ओवरलैपिंग की जाती है एडजेस की या टू एंड्स की और उसको फिर हम ज्वाइन करते हैं। सो मीटर जंक्शन का फॉर्म होता है जब दो वॉल्स इंटरसेक्ट करते हैं एक्यूट एंगल में। स्क्यू जंक्शन वो जंक्शन होता है जब दो वॉल इंटरसेक्ट करते हैं अदर देन राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री के अलावा जब भी वॉल्स इंटरसेक्ट होते हैं वो फॉर्म होता है स्क्यू जंक्शन। मीटर जंक्शन जनरली पेंटिंग या पिक्चर फ्रेम्स में यूज़ किया जाता है जब टू एंड्स टू बोर्ड के कट होते हैं 45 डिग्री एंगल में और फिर उनको एक दूसरे के साथ प्लेस किया जाता है। सो मीटर जंक्शन एक कॉर्नर ऑफ द फ्रेम फॉर्म करते हैं। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास फाइबर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रेनफोर्समेंट इन कंस्ट्रक्शन? फर्स्ट, E क्लास। सेकेंड, A क्लास। थर्ड, S क्लास। फोर्थ, C क्लास। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, E क्लास। E क्लास का हम ग्लास फाइबर को यूज़ करते हैं रेनफोर्समेंट के लिए। सो जब भी ग्लास फाइबर यूज़ होता है वो कहलाता है GFRP, यानी कि ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। ये कंपोजिट मटेरियल होता है जो कि बनाया जाता है जब ग्लास फाइबर्स मिक्स होते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स में। सो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये कोरोशन रेजिस्टेंस होते हैं और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी। जो मोस्ट कॉमनली ग्लास फाइबर यूज़ किया जाता है वो होता है E क्लास, जो कि एल्यूमिनो बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं, और S क्लास वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एरोस्पेस एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन व्हाट इज़ अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट? सो हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट का ड्रॉबैक क्या है, मतलब हम इसको क्यों यूज़ नहीं करना प्रेफर करते हैं? फर्स्ट, लोअर बॉन्ड स्ट्रेंथ विथ रेनफोर्समेंट। सेकेंड, डिफिकल्टी इन अचीविंग प्रॉपर कॉम्पैक्शन ड्यू टू हाई स्टिफनेस। थर्ड, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू केमिकल रिएक्शन इन मरीन एनवायरनमेंट। फोर्थ, लोअर स्ट्रेंथ कंपेयर टू कन्वेंशनल कॉन्क्रीट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। जो हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट होता है उसको कॉम्पैक्ट करना मुश्किल होता है
क्योंकि इनकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है। सो फर्स्ट तो होगा नहीं, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, नहीं होती, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू केमिकल रिएक्शन, ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, और इनकी स्ट्रेंथ कम नहीं होती, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल कॉन्क्रीट। सो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही ऑप्शन नहीं है। सो सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग फाइल्स जनरेटेड इन द AutoCAD सॉफ्टवेयर हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन? फर्स्ट .xml, सेकेंड .dwg, थर्ड .psd, फोर्थ DOC। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, DWG। AutoCAD में ड्राइंग फाइल्स जो होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .dwg, और .doc ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, और DWG AutoCAD में यूज़ किया जाता है फॉर ड्राइंग के लिए, और PSD जो होता है वो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है। सो सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज 20% एंड इट्स लिक्विड लिमिट इज 50%. If its flow index is 30%, find the value of toughness index of the soil. हमको toughness index पूछा है, IT. So toughness index का फॉर्मूला क्या होता है? IF upon IP, flow index by plasticity index. So IF यानी flow index क्या गिवन है? 30%. IP क्या होता है? WL minus WP. So ये हो जाएगा 30 by liquid limit 50, plastic limit 20. ये हो जाएगा 30 by 30. This will be 1. So toughness index of the soil is 1. So first is the correct answer. Next question. The ratio of total covered area of all the floors to the area of the plot on which the building is to be built is known as? First ground coverage, second floor area ratio, third built up area percentage, fourth carpet area percentage. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है? टोटल कवर्ड एरिया जो कि फ्लोर्स के द्वारा कवर किया जाता है बाय प्लॉट एरिया जिसमें बिल्डिंग बनाई जाती है, वो होता है फ्लोर एरिया रेशियो। और ये बाकी के टर्म्स जो हैं, बिल्टअप एरिया परसेंटेज, कारपेट एरिया परसेंटेज, इनको मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया, अब वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ कॉन्क्रीट वाइब्रेटर? फर्स्ट द एम्बिएंट टेम्परेचर, सेकेंड द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड, थर्ड द वाटर सीमेंट रेशियो, फोर्थ द साइज ऑफ एग्रीगेट इन द मैट्रिक्स। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, द वाटर सीमेंट रेशियो। जो फ्रिक्वेंसी होती है कॉन्क्रीट वाइब्रेटर की वो डिपेंड करती है वाटर सीमेंट रेशियो में, क्योंकि जो प्राइमरी फैक्टर होता है वो वाटर सीमेंट रेशियो ही होता है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Next question, which type of soil is commonly used for the core of an embankment to minimize seepage? First clay, second sand, third silty sand, fourth gravel. So clay जो होता है वो यूज़ किया जाता है कोर पोर्शन के लिए एम्बैंकमेंट के, ताकि सीपेज को हम मिनिमाइज कर सकें। ये एज अ इम्परमिएबल बैरियर एक्ट करता है। सो जो कोर होता है वो रिड्यूस करता है जो अमाउंट ऑफ वाटर पास करता है डैम बॉडी से, ताकि सीपेज डिस्चार्ज को कंट्रोल किया जा सके। So first is the correct answer. Next question, in structural analysis, Clapeyron theorem of three movements is primarily used to: first, analyze the shear forces in a cantilever beam; second, calculate the bending moment at the supports of a continuous beam; third, determine the deflection at the midpoint of a simply supported beam; fourth, evaluate the torsional stresses in circular shaft. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। सपोर्ट में जब हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना रहता है तब हम क्लैपेरियन थ्योरम का यूज़ करते हैं। क्लैपेरियन थ्योरम को हम और क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ थ्री मूवमेंट। इसमें एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है बिटवीन बेंडिंग मूवमेंट एट थ्री कंसेक्यूटिव सपोर्ट्स। जब हमारे पास थ्री कंसेक्यूटिव सपोर्ट्स होते हैं कंटिन्यूस बीम के, तो हम एक इक्वेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। ये यूज़ किया जाता है फॉर एनालाइजिंग स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम्स फॉर डिटरमाइनिंग द बेंडिंग मोमेंट, जब हमको बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट में फाइंड करना रहता है। ये थ्योरम बेस्ड होता है कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट के। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइंग दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ रूम्स इन अ बिल्डिंग अलॉन्ग विद देयर लेंथ एंड विड्थ मेजरमेंट इज नोन एज डैश। फर्स्ट बिल्डिंग एलिवेशन, सेकेंड बिल्डिंग प्लान, थर्ड बिल्डिंग सेक्शन, फोर्थ एरियल व्यू। सो इसका करेक्ट आंसर है बिल्डिंग प्लान। जो भी ड्राइंग
इंफॉर्मेशन देती है रूम्स की, उनके लेंथ और विड्थ के मेजरमेंट, वो होती है बिल्डिंग प्लान। मीन्स रूम के डायमेंशंस हमको किस में दिखते हैं? बिल्डिंग प्लान में दिखते हैं। बिल्डिंग प्लान एक 2 डायमेंशनल ड्राइंग होती है बिल्डिंग लेआउट की फ्रॉम अबव, जब हम ऊपर से देखेंगे। और बिल्डिंग सेक्शन क्या होता है? जब एक वर्टिकल कट थ्रो करते हैं हम बिल्डिंग का, जिसमें हमको इंटीरियर डिटेल्स दिखती हैं, वो होता है बिल्डिंग सेक्शन, वर्टिकल कट जब हम करते हैं। बिल्डिंग एलिवेशन क्या होता है? एक वर्टिकल व्यू होता है बिल्डिंग का एक्सटीरियर पोर्शन का। मीन्स बिल्डिंग बाहर से कैसी दिखेगी वो दिखाता है बिल्डिंग एलिवेशन। और एरियल व्यू को हम साइड व्यू भी बोलते हैं, ये शो करता है कि बिल्डिंग की पोजीशन क्या है लैंड में। सो टॉप व्यू ऑफ द बिल्डिंग को हम बिल्डिंग प्लान बोलते हैं। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। Next question, why is the slope deflection method considered more efficient than the force method for analyzing indeterminate structures? First, it cannot be used for beams and frames. Second, it involves fewer equations and unknowns, making it easier to solve. Third, it requires writing compatibility equations for unknown forces. Fourth, it is limited to structures with low degree of indeterminacy. Slope deflection method prefer क्यों किया जाता है as compared to force method? इसीलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें इक्वेशंस कम होती है और अननोन भी कम आते हैं। ये इजीली सॉल्व हो जाता है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है? ज़्यादा सुटेबल होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी और कंप्यूटराइजेशन के लिए भी, इसीलिए ये वाइडली यूज्ड होता है। और ये डायरेक्ट अप्रोच होता है जिसमें हम मूवमेंट्स का कैलकुलेशन डायरेक्टली कर लेते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एक ईजियर अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड एवरेज वैल्यू ऑफ द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट सुटेबल फॉर कॉन्क्रीट इज। क्रशिंग स्ट्रेंथ एग्रीगेट की क्या होनी चाहिए कॉन्क्रीट के सुटेबिलिटी के लिए? फर्स्ट 100 to 300 मेगा पास्कल, सेकेंड 80 to 100 मेगा पास्कल, थर्ड 60 to 80 मेगा पास्कल, फोर्थ 40 to 60 मेगा पास्कल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100 to 300 मेगा पास्कल। जो एवरेज वैल्यू होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ की एग्रीगेट की, जो कॉन्क्रीट के लिए सुटेबल होता है, वो होता है इन द रेंज ऑफ 100 to 300 मेगा पास्कल। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटुमेन इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फर्स्ट वाटर प्रूफिंग, सेकेंड डैम प्रूफिंग, थर्ड टर्फिंग, फोर्थ रूफिंग। बिटुमेन सब जगह यूज़ होता है एक्सेप्ट कहाँ पे यूज़ नहीं होता है? टर्फिंग में बिटुमेन यूज़ नहीं होता है। टर्फिंग क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लैंड को कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रास और रूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आरसीसी बीम विच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट शियर? फर्स्ट कंप्रेशन बार, सेकेंड स्टिरअप, थर्ड लेटरल टाइज, फोर्थ लॉन्गिट्यूडनल बार्स। करेक्ट आंसर इज स्टिरअप। स्टिरअप को यूज़ किया जाता है शियर को रेजिस्ट करने के लिए। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। Next question, unit of measurement for a drawing in AutoCAD can be set up using the command first scale, second grid, third limits, fourth units. Unit of measurement के लिए हम AutoCAD में कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? हम यूनिट कमांड को यूज़ करते हैं। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 800/2007 which type of beam does not need a lateral torsional buckling check? First, plate girders. Second, beams bending about their major axis with slenderness ratio more than 0.4. Hollow rectangular or tubular section. I section beam with a long span. Buckling check किस में ज़रूरत नहीं पड़ता? ऑप्शन नंबर 3, hollow rectangular और tubular sections में टॉर्शनल बकलिंग चेक की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्ट क्लॉज में गिवन है IS 800/2007 में। Next question, which of the following correctly represent the ultimate tensile force TU in the tensile reinforcement AS of a singly reinforced beam at the ultimate limit state of flexure considering the characteristics yield of steel Fy? Ultimate tensile force क्या होगा? Second is the correct answer. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है फोर्स के लिए। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जो टेंसाइल फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? 0.87 Fy into AS। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग शेप्ड सीवर इज प्लेस्ड सच दैट फर्स्ट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ऑलवेज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन हाइड्रोलिकली
equivalent circular sieve. Second, the smaller base has to support the weight of the upper broader section. So X shaped sieve होता है वो हमेशा इस तरीके से प्लेस किया जाता है ताकि जो स्मॉलर बेस है वो सपोर्ट करे द वेट ऑफ द अपर ब्रॉड सेक्शन को. सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. सो ये डायरेक्ट प्लेसिंग के अकॉर्डिंग है, ये प्लेसमेंट गिवन है कि स्मॉल बेस जो है वो सपोर्ट करता है अपर ब्रॉडर सेक्शन को. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IAS 1200 पार्ट 1 द मेजरमेंट ऑफ. सो हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं अकॉर्डिंग टू द IAS 1200. सो लेंथ को कैसे लिया जाता है, एरिया को और वॉल्यूम को. सो यहाँ पे ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हैं. लेंथ, एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड यूनिट है. सो अकॉर्डिंग टू IAS कोड पार्ट 1 में क्या गिवन है, जो लेंथ होता है वो हम मेजर करते हैं 0.01 मीटर के अकॉर्डिंग. एरिया को नियरेस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं टू नियरेस्ट 0.01 मीटर क्यूब. सो ये किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. ये डायरेक्ट IAS कोड में गिवन है. लेंथ को हम मेजर करते हैं टू नियरेस्ट 0.01 मीटर, एरिया को नियरेस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम को नियरेस्ट 0.01 मीटर क्यूब में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट इज स्ट्रक्चरली डिजाइन टू रेजिस्ट लैटरल लोड्स इन हाई राइज बिल्डिंग. फर्स्ट shear wall panel, सेकेंड precast column, थर्ड hollow core slab, फोर्थ lintel beam. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, shear wall panel. shear wall क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट एलिमेंट होता है जो रेजिस्ट करता है shear फोर्स जो कि आते हैं हैवी विंड्स और सिस्मिक एक्टिविटी की वजह से. सो shear wall ही प्रोवाइड की जाती है लैटरल लोड्स को प्रिवेंट करने के लिए. सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वॉल इज primarily यूज्ड फॉर पार्टीशनिंग इंटरनल स्पेसेस. फर्स्ट लोड बेयरिंग वॉल, सेकेंड कैविटी वॉल, थर्ड shear वॉल, फोर्थ पार्टीशन वॉल. सो पार्टीशन करने के लिए हम कौन सी वॉल बनाते हैं, पार्टीशन वॉल बनाते हैं. सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक्स. सो हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है. सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं. फर्स्ट, हाइड्रोस्टैटिक डील विथ ओनली कंप्रेसिबल फ्लूइड्स while हाइड्रोडायनेमिक डील विथ ओनली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. Second, hydrostatic studies fluid at rest while hydrodynamic studies fluid in motion. Third, hydrostatic focuses on turbulent flow while hydrodynamic focuses on laminar flow. Fourth, hydrostatic ignore pressure effects while hydrodynamics considers them. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड. हाइड्रोस्टैटिक्स जो होता है वो स्टडी करता है जो फ्लूइड रेस्ट में होते हैं और हाइड्रोडायनेमिक वो फ्लूइड्स की स्टडी करता है जो मोशन में होते हैं. सिंपली नाम से आता है, स्टैटिक्स यानी कि एट रेस्ट, डायनेमिक्स यानी कि इन मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ केमिकल इज टिपिकली यूज्ड इन केमिकल रीबार एंकरिंग. फर्स्ट सीमेंट स्लरी, सेकेंड इपॉक्सी रेजिन, थर्ड लाइम वाटर, फोर्थ एक्रिलिक पेंट. इपॉक्सी रेजिन को हम यूज़ करते हैं फॉर केमिकल रीबार एंकरिंग. सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. ये जो केमिकल्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं हाई स्ट्रेंथ बॉन्ड बिटवीन द रीबार और कॉन्क्रीट के बीच में. मीन्स रीबार और कॉन्क्रीट के बीच में ये हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और एक सेफ एंकर इंश्योर करते हैं. इपॉक्सी रेजिन एडहेसिव. सो फॉर केमिकल रीबार एंकरिंग इपॉक्सी रेजिन इज यूज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ AV is the area of voids in cross section and A is the total area of cross section, the relation between seepage velocity and superficial velocity V is correctly represented as. सो हमको पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन सीपेज वेलोसिटी और सुपरफिशियल वेलोसिटी. सो सीपेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, सुपरफिशियल वेलोसिटी बाय पोरोसिटी के. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा करेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश करता है. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, V इक्वल्स टू AV इंटू VS बाय A. सो पोरोसिटी किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ वॉइड्स बाय टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे. सो V किसके इक्वल हो जाएगा, VS इंटू N के. सो VS इंटू N, N यानी कि एरिया ऑफ वॉइड्स बाय टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आप ऑप्शंस देख सकते हैं. सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रैवर्स सर्वे इफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे इज डैश, एंगल मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर डायरेक्टली द डैश एंगल्स.
हम यहाँ पे देखो एंगल को क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, सो उस अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक, अब जब भी प्रोग्रेस ऑफ द वर्क कैसा होगा तो हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, तो वो एंगल कौन से होंगे? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। जब भी प्रोग्रेस ऑफ द वर्क काउंटर क्लॉकवाइज होगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज होगा, सो जो एंगल मेजर किए जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से वो इंक्लूडेड एंगल होंगे, मीन्स अंदर के एंगल्स। सो जब भी प्रोग्रेस ऑफ द वर्क अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, सो जो एंगल मेजर किए जाएंगे वो होंगे इंक्लूडेड एंगल्स। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ लिफ्ट एंड एन एलिवेटर इन बिल्डिंग टर्मिनोलॉजी? फर्स्ट, देयर इज नो फंक्शनल डिफरेंस। सेकेंड, लिफ्ट्स आर वर्टिकल, एलिवेटर्स आर इंक्लाइंड। थर्ड, लिफ्ट्स आर फॉर गुड्स, एलिवेटर्स आर फॉर पैसेंजर्स। फोर्थ, लिफ्ट्स आर मैनुअल, एलिवेटर्स आर ऑटोमेटिक। सो यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है। लिफ्ट वर्टिकल होती है, एलिवेटर इंक्लाइंड होती है, ये भी सही नहीं। लिफ्ट्स और एलिवेटर दोनों गुड्स और पैसेंजर्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, और लिफ्ट्स मैनुअल नहीं होती, ना ही एलिवेटर्स मैनुअल होते हैं। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, देयर इज नो फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन अ लिफ्ट एंड एन एलिवेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द movement of inertia of a plane lamina? First, the axis about which it is rotating. Second, the angular velocity of rotation. Third, the shape and size of the body. So इसका correct answer हो जाएगा the angular velocity of rotation. Second is the correct answer. So कौन सा factor affect नहीं करेगा movement of inertia को? So axis जिसमें वो body rotate करती है वो इफ़ेक्ट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। शेप और साइज़ जो होते हैं बॉडी के वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है रोटेशन की वो इफ़ेक्ट नहीं करती मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल टू ईच अदर इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द टू फोर्सेस, सेकेंड द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, third the sum of their magnitude, fourth the diagonal of the parallelogram forced by the two forces. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, the diagonal of the parallelogram forced by two forces. So पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या होता है, ये जब दो फोर्स एक्ट करते हैं सो ये जो डायगोनल होता है ये हमारा डिटरमाइन करता है रिजल्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज एलिमिनेटेड इन डैश। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग, सेकेंड प्रोफाइल लेवलिंग, थर्ड क्रॉस सेक्शनिंग, फोर्थ रेसिप्रोकल लेवलिंग। सो जो अर्थ का कर्वेचर और रिफ्रैक्शन होता है वो एलिमिनेट होता है ओनली इन रेसिप्रोकल लेवलिंग। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव अ विंडो टू बियर द लोड ऑफ द वॉल अबव? फर्स्ट लिंटल, सेकेंड कॉर्नाइस, थर्ड छज्जा, फोर्थ सिल। सो कौन सा एलिमेंट हम प्लेस करते हैं विंडो के ऊपर ताकि वो लोड को बियर कर पाए? वो होता है लिंटल। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। लिंटल एक हॉरिजॉन्टल बीम या आर्च होता है और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है वेट ऑफ द स्ट्रक्चर को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।